ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर, हमारे लिए तो बहुत ही आसान चैप्टर, एक बार आपने समझ लिया तो इट्स ऑल इजी, बट साइंटिस्ट के लिए बैक देन बहुत ही डिफिकल्ट था ये समझना कि भाई ये जो न्यू सेल है ना वो किससे आता है, इसका फॉर्मेशन किस चीज से होता है। उनको समझने में ही बहुत टाइम हो गया था, बट जब समझ लिया इट्स सुपर डुपर इजी। देखा जाए तो चैप्टर बहुत ही इजी है, बट क्वेश्चंस आते हैं घुमा के अच्छे खासे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। एज यू ऑल नो कि एनसीईआरटी का तो एक रूल पक्का ही है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी को पैदा करना, और इसी के लिए वो क्या करता है, इनिशियली पहले क्वेश्चंस पूछता है। और एनसीईआरटी इतना अच्छा है कि क्वेश्चन पूछने के साथ साथ एट एन इंस्टेंट सेकंड लाइन में उसका आंसर होता है। तो समझते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आर यू ऑल अवेयर दैट द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। क्या आपको पता है कि बहुत लार्ज ऑर्गेनिज्म भी अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट करती है। आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, एग्जांपल वी ह्यूमन बीइंग्स, राइट, हमारी जो लाइफ होती है इनिशियली वो सिंगल सेल्ड होती है, देन डिवीजन होते 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 हम इतने लार्ज एंड ह्यूज ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो पाते हैं। तो आप समझ सकते हो कितनी इंटरेस्टिंग लाइफ है हमारी। You may wonder how a single cell then goes on to form such a large organism. आपके मन में पक्का ये क्वेश्चन आया कि भाई कितना अमेजिंग, और ये होता कैसे। इसका आंसर एनसीईआरटी ने नेक्स्ट लाइन में दिया है, और इम्पोर्टेंट तो हाईलाइट करना तो बनता है। ये बोल रहा है कि ग्रोथ और ये रिप्रोडक्शन ना ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, सेल का। इनफैक्ट ये सिर्फ सेल का ही नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहना है तो दो चीजें तो होनी चाहिए, या तो ग्रोथ या तो रिप्रोडक्शन, टू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट बोल रहा है वो, ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू विथ ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल ईच टाइम दे डिवाइड। सिंपल बोल रहा है कि पेरेंटल सेल है वो डिवाइड करता है इनटू टू डॉटर सेल्स में। They newly formed daughter cells can themselves grow and divide. Not only that, ये जो डॉटर सेल्स कन्वर्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल ये पेरेंटल सेल है, ये डॉटर सेल अगेन दो पार्ट में डिवाइड होगी, देन ये जो डॉटर सेल ये फॉर्म हुआ है नेक्स्ट जनरेशन में फर्दर डिवाइड होती जाएगी। तो इस वे में क्या होता है कि एक सिंगल पेरेंटल सेल से मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल का फॉर्मेशन होता है, and giving rise to new cell population that is formed by growth and division of single parental cell and its progeny. In another word, such a cycle of growth division allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells. जैसे मैंने बोला कि एक सिंगल प्रोजेनी सेल्स डिवाइड हो के क्या करती है, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। तो कैन यू इमेजिन एक सिंगल सेल ऑन द बेसिस ऑफ एक ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक दैट इज डिविजन, उसके बेसिस पे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करती है। मेरे लिए आपके पास ना एक क्वेश्चन है कि जो सेल फॉर्म होती है इसको ना डॉटर सेल ही क्यों बोलते हैं, सन सेल क्यों नहीं बोलते। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं इसका ना ये सेल साइकिल खत्म होने के बाद इसका आंसर दूंगी, आप थोड़ा सोचना है इसको डॉटर सेल क्यों बोलते हैं, बट लेट मी टेल यू इसका आंसर मैं आपके एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, तो थोड़ा नोटिस करना उस पर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, सेल साइकिल। ये सेल साइकिल है क्या, तो सेल साइकिल एक पूरा मैकेनिज्म, एक प्रोसेस है। वो बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ये सेल किस प्रोसेस से जाए, किस टोटल वे से जाए, इसका रूट क्या हो कि वो सेल साइकिल कंप्लीट करे एंड एटलीस्ट एंड एट लास्ट क्या करे, दो सेल्स में डिवाइड हो। क्योंकि ये इजी तो है नहीं, कोई जादू तो हो नहीं रहा है कि सेल आया एकदम बर्स्ट हो गया दो सेल में डिवाइड हो गया। एक सिंपल और इधर एक इनसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसके वे में एक सिंगल सेल दो पार्ट में डिवाइड होता है, उसी को हमने सेल साइकिल का नाम दिया। चलिए आगे चलते हैं। सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखा जाए तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए वो बेकार सेल्स को डिग्रेड करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, और अच्छे सेल्स को ग्रो करना पड़ेगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी के लिए। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस। बोल रहा है कि जब एक सेल डिवाइड होता है तो दो चीजें होती है साथ ही साथ, डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है। आपको पता है कि एक सेल के लिए ब्रेन का काम कौन करता है, डीएनए, तो उसका भी रेप्लिकेशन होना चाहिए ना। कैसा थोड़ी ना है कि फॉर एग्जांपल ये पेरेंटल सेल है वो डिवाइड हुआ, एक के पास दिमाग है एक के पास दिमाग ही नहीं है, उसका दिमाग क्या डीएनए ही नहीं है, तो भाई वो सेल काम ही नहीं करेगा, वो सेल का कुछ काम ही नहीं होगा, मतलब डेड सेल ही कंसिडर किया जाएगा। इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, ये दोनों भी विद द सेल साइकिल, जो सेल दो पार्ट में डिवाइड करता है उसके साथ ही ये दोनों प्रोसेस भी होते हैं। All these process, that is the cell division, DNA replication and cell growth, hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of a progeny cell containing intact genome. उन्होंने बोला है कि एक सेल डिवाइड करना इज नॉट एन अब्रप्ट वे, ये एक पर्टिकुलर वे से होता है, उसमें एक
सिंक्रोनाइज्ड वे ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेल ग्रोथ होता है, सेल डिवीजन होता है, ताकि हर प्रोजेनी के पास एक पर्टिकुलर जो उनका राइट कंटेंट, राइट अमाउंट ऑफ डीएनए ट्रांसफर हो पाए और एक सही वे में डिवीजन हो, कोई बायसनेस ना हो। इसी के लिए ये जितने प्रोसेस है, सेल डिवीजन, रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, एक कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए। और कैसे होता है उसी की स्टडी हम आगे करने वाले हैं। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इज जीनोम। जीनोम यानी कि यहाँ पे बोल रहा है डीएनए की बात कर रहा है, ठीक है। जीनोम synthesize the outer constituent of the cell and eventually divide into two daughter cell is termed as cell cycle. Cell cycle उन्होंने क्या बोला कि ऐसा इवेंट है जो पूरे सेल साइकिल के इवेंट को एक्सप्लेन करता है कि कैसे सेल डुप्लीकेट करता है, उसका जीनोम बनता है, उस जीनोम बनता है वो कैसे इक्वली डिवाइड होता है दो सेल्स में। ये पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन जो करता है उसको क्या बोला जाता है, सेल साइकिल। Although cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस हुआ देन उसके बाद हुआ। ये जो भी प्रोसेस हम आगे पढ़ने वाले हैं वो साइमल्टेनियसली होता है, मतलब ग्रेजुअली होता है। तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो सेल ग्रोथ होता है वो साइटोप्लाज्मिक जो ग्रोथ में बोल सकती हूँ अनदर फॉर्म, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कैसे नहीं हमें दिखेगा पड़े वो अभी 12:02 पे सेल टोटली साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज हुआ है, देन 12:03 पे वो टोटली डिवाइड होगा, नहीं, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपको पता नहीं चलेगा, टाइम का पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ हमने हर एक साइकिल को एक पर्टिकुलर नाम से असाइन कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि बायोलॉजी में हमें सबको नाम देना बड़ा ही पसंद, ताकि हम फ्यूचर में हमें उसको रिकॉग्नाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। DNA synthesis occur only during one specific stage in a cell cycle. एक इंपॉर्टेंट बात है कि ना जितने भी बड़ी सेल साइकिल क्यों ना हो, सेल जो सिंथेसिस होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, जो डीएनए का कंटेंट बढ़ेगा वो एक ही स्टेज में बढ़ेगा। The replicated chromosome, जिसको हम डीएनए भी बोल सकते हैं, are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during the cell division. These events are themselves under the genetic control. उन्होंने बोला जो डीएनए मल्टीप्लाई होगा उसका कंटेंट बढ़ेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंटल सेल है, उसको फॉर एग्जाम्पल 2 नैनोग्राम्स की डीएनए की जरूरत हो, लेकिन जो डॉटर सेल्स है उनको भी तो 2 नैनोग्राम्स की जरूरत होनी चाहिए ना। तो ये क्या करेगा, अपना जो कंटेंट है वो इंक्रीज करेगा, और ये कंटेंट इंक्रीज करेगा एक पर्टिकुलर स्टेज में ही जो यहाँ पे बताया हुआ है। नॉट ओनली दैट, ये जो डिवाइड करेगा ये किस वे में अपने 2 नैनोग्राम्स को इक्वली 2 नैनोग्राम्स में डिवाइड करेगा। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सीरीज, और इस सीरीज को हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो सीरीज है हम कंट्रोल नहीं करेंगे, हम ह्यूमंस ने बोल दे कि अब तुम डिवाइड करो तो तुम डिवाइड करोगे, नो। ये किसके कंट्रोल में होता है, ये जेनेटिक कंट्रोल में होता है। और जेनेटिक कंट्रोल से अगर वो हट गया तो उसको एक डिजीज का भी नाम दे दिया जाता है, जो आप आगे जाके पढ़ोगे हायर क्लासेस में। ओके, चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज द फेजेस ऑफ सेल साइकिल। अभी हम समझेंगे कि एक्चुअल फेजेस ऑफ सेल साइकिल होते क्या है। देखा जाए तो ये हमें क्लियरली दिखेंगे नहीं कि फेजेस हमें एक्चुअली में दिख रहा है, बट ये बहुत ही कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। जो सेल साइकिल होता है वो एक बहुत ही ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस वे में चलता रहता है, लेकिन फॉर आर कन्वीनियंस कि हम अच्छी तरीके से स्टडी कर पाए, हमने हर एक पार्ट को एक पर्टिकुलर नाम असाइन कर दिया एंड वी आर फील लाइक हाँ हो गया। लेकिन ये बात याद रखना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस में क्लियर कट डिवीजन आपको नहीं देखने को मिलेगा। बस साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया कि हाँ इसको G1 नाम दे रहे, इसको S फेज नाम दे रहे, इसको S2 फेज नाम दे रहे एंड सो ऑन। तो हमने पढ़ा है अभी फेज ऑफ सेल साइकिल। इसमें क्या बोल रहा है कि जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है इलस्ट्रेटेड बाय द ह्यूमन सेल इन अ कल्चर, कि हमने क्या किया कल्चर वाले मीडियम में हम जो सेल साइकिल पढ़ेंगे ह्यूमन के सेल के अंदर पढ़ेंगे। These cells divide once in an approximately 24 hours. कि हमने बोला कि जब हम लोग ने सेल साइकिल को देखा, डिवाइड किया और उसको कल्चर पेट पे ग्रो किया, तो हमने देखा कि जो सेल साइकिल है 24 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है। इन शॉर्ट हम इतना बोल सकते हैं कि हमारा जो ह्यूमन सेल है हर 24 आवर्स में डिवाइड करता है। कि हर 24 आवर्स में वो 2 डॉटर न्यूक्लियाई को जन्म देता है, उसका फॉर्मेशन करता है, ठीक है। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type. कि ये जो 24 आवर्स हमने ह्यूमन बॉडी को नाम दे दिया, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकता है। नॉट ओनली दैट कि हमारे ह्यूमन बॉडी में अगर डिफरेंट सेल्स है तो डिफर करेगा कि कितने टाइम पीरियड में वो अपनी सेल्स को डिवाइड करने में केपेबल है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया ईस्ट का अदर ऑर्गेनिज्म के कंटेक्स्ट में। उन्होंने बोला है कि जैसे कि ईस्ट हो गया, ये एग्जाम्पल है अदर ऑर्गेनिज्म के कंटेक्स्ट में। ये जो डिवाइड करता है वो सेल साइकिल को कंप्लीट करता है 90 मिनट्स में, और हम जो ह्यूमन है, हम ह्यूमंस के कुछ पर्टिकुलर सेल्स क्या करते हैं 24 आवर्स में अपना एक सेल साइकिल कंप्लीट करते हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया, जो सेल साइकिल है उसको डिवाइड किया 2 बेसिक फेजेस में, 2 बेसिक ऊपर फेजेस में डिवाइड कर दिया। देखते हैं कौन से 2 फेजेस है। फेज नंबर 1 इज द इंटरफेज एंड एम फेज।
जो आपको ये दिख रहा है ना एम फेज, जहाँ पे एक्चुअल आपको दिखेगा आंखों से कि जो सेल है वो 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड जब आप देखोगे G1 फेज, S फेज, G2 फेज, इसको हम इंटरफेज का नाम देते हैं। तो अब एक्चुअल आपको डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा, बट काम बहुत होते हैं। लाइक प्रिपरेटरी फेज होता है वो कि हाँ अभी सेल डिवाइड होने वाला है, लेकिन उसको प्रिपरेशन की तो हद से ज्यादा जरूरत है हद से ज्यादा, उसकी प्रिपरेशन वो G1, S, G2 फेज में करवाता है। इसमें बोल रहा है जो एम फेज है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जहां पे एक्चुअल सेल डिवीजन होगा, जैसे कि माइटोसिस जहां पे एक्चुअली में होगा। ऑन दी अदर हैंड जो इंटरफेज है वो क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है 2 सक्सेसिव एम फेज का। ये जैसे कि साइकिल है, एक एम फेज हुआ, देन इंटरफेज आया, देन वापस एम फेज आएगा ना, तो यानी कि 2 पर्टिकुलर एम फेज के बीच में कौन आता है, इंटरफेज आता है। इट इज द सिग्निफिकेंट टू नोट दैट in the 24-hour average duration of cell cycle of human cell division proper lasts for only about an hour। एक एस्टोनिशिंग बात यहाँ पे एनसीईआरटी हमें बताती है कि अगर फॉर एग्जांपल 24 आवर्स हमारा ह्यूमन सेल डिवाइड होने में लगाता है, तो एक्चुअल जो डिवीजन आपको आंखों से देखने को मिलेगा वो सिर्फ 1 आवर का होगा, सिर्फ एन आवर। और जो रिमेनिंग 23 आवर्स है वो आपको G1, S, G2 फेज में जो प्रिपरेटरी फेज है एक्चुअल सेल डिवीजन का, उसमें दिखेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो इंटरफेस है वो लास्ट करता है मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ अ सेल। इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो 23 आवर्स को कवर अप करता है, तो 95% ऑफ जो सेल डिवीजन को पूरा वो कवर अप करता है, क्योंकि प्रिपरेटरी फेज इज इंपॉर्टेंट। इसको मैं आपके लाइक रियल लाइफ एग्जांपल, आप 3 साल 2 साल 4 साल आप क्या करते हो, नीट की प्रिपरेशन करते हो, बट आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस कहाँ देखने को मिलता है, वो सिर्फ 3 घंटों में। सो कैन यू इमेजिन आपका वो 4 साल का जो इंटरफेस है वो आपको एम फेज में कन्वर्ट करने में सिर्फ 3 घंटे ही मिलेंगे। तो आपको 3 घंटे को रियल में एक्चुअल आउटपुट देना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सेल डिवीजन में एक्चुअल डिवीजन एक्चुअली 1 घंटे का, लेकिन उसकी प्रिपरेशन वो 24 आवर्स 23 आवर्स में करता है, जो 95% ऑफ द सेल साइकिल को कवर अप करता है। द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन, जहाँ पे बोल रहा है कि जो एक्चुअल सेल डिवीजन होता है ना, उसमें जो एम फेज है, जो एक्चुअल सेल डिवीजन उसमें जो एम फेज है वो क्या करता है, वो उसकी स्टार्टिंग किसके साथ होती है, हमारी न्यूक्लियर डिवीजन के साथ होती है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। देन उसके बाद क्या होता है कि जो डॉटर क्रोमोसोम है, जो डॉटर डीएनए कंटेंट है, वो डिवाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, एंड यूजुअली एंड विद द साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस। उसने बोला है कि भाई सेल डिवीजन उसका एक ही एजेंडा है, सबसे पहले क्रोमोसोम को डिवाइड किया जाएगा एंड देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो कि फॉर एग्जांपल हमें घर को डिवाइड करना है, तो ऑफकोर्स पहले सामान को डिवाइड करेंगे, देन एक्चुअल घर को डिवाइड करेंगे। सिमिलरली जो हमारे इंपॉर्टेंट सामान है हमारे सेल के अंदर, जैसे कि क्रोमोसोम, डीएनए कंटेंट, पहले उसको डिवाइड करेंगे, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस का नाम देते हैं बायोलॉजी के टर्म में। इट्स नथिंग, जैसे कि बहुत बड़े नाम होते हैं बायो में, लेकिन उसका मीनिंग बड़ा ही सिंपल होता है। कैरियो का मतलब कहाँ पे भी कैरियो दिख जाए ना, तो कैरियो से आपको समझना है कि हम डॉटर सेल्स, यानी कि हम बात करें डीएनए कंटेंट को, ठीक है, और काइनेसिस की बात देखेंगे तो डिवीजन समझना। आप यहाँ पे कैरियो कैरी मत याद रखना, कैरियो इज एक्चुअली द सेल, जो डॉटर की न्यूक्लियस होती है, जिसके अंदर डीएनए कंटेंट होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। द इंटरफेस दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। आपको पता है हमने इसको रेस्टिंग फेज का नाम क्यों दिया, क्योंकि हमें अपने आंखों से दिख नहीं रहा है कि भाई जो G1 है, S फेज है, G2 फेज, उसमें बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हमें अपने आंखों से नहीं दिख रहा था, इसलिए साइंटिस्ट ने उनको नाम रेस्टिंग फेज दे दिया। जैसे कि आपको जो प्रिपरेशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने बहुत मेहनत की नीट में, लेकिन उसको 3 घंटे में वो आउटपुट नहीं ले पाया। लोग वो 2-3 साल की मेहनत नहीं देखेंगे, वो 3 घंटे का आउटपुट देखेंगे, इसलिए वो जो 2-3 साल जो आपने नीट को दिया है उसको वो रेस्टिंग फेज का नाम दे देंगे। सिमिलरली यहाँ पे साइंटिस्ट ने कि एक्चुअल काम तो G1, S, G2 फेज में ही हो रहा है, जो मेन कंटेंट है डीएनए डुप्लीकेशन, उसको डिवाइड करना, लेकिन उसमें हमें अपने आंखों से सेल एक्चुअली डिवाइड होते हुए नहीं दिख रहा था, इसलिए उसका नाम हमने क्या रख दिया, रेस्टिंग फेज नाम रख दिया। लेकिन बाद में साइंटिस्ट को रियलाइज हुआ कि इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर द डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ, सेल का ग्रोथ होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है एक ऑर्डरली मैनर में, ऐसे नहीं अब्रप्ट नहीं होता है, एक सीक्वेंस फॉलो होता है। द इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस, कि जो इंटरफेस है वो वापस जाकर किस फेज में डिवाइड हो, 3 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया जाता है इन्हें। देखते हैं कौन से 3 फेजेस है। फेज नंबर 1 इज G1 फेज। तो G1 फेज आपको दिख रहा है, ठीक है, तो G1 फेज, दूसरा क्या हो गया S फेज, और तीसरा क्या हो गया G2 फेज। तो ये 3 फेजेस में है कि सबसे पहले हमारा जो सेल साइकिल है, हम एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, जो हमारा जस्ट अ सेकंड हम इसको लिख लेते हैं कि हमारा जो सेल साइकिल है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। कौन से 2 पार्ट, सबसे पहले इंटरफेस एंड देन दूसरा हो गया एम फेज, जिसको हम माइटोसिस फेज भी बोलते हैं। इंटरफेस फॉर द 2 पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज G1 फेज
नंबर 2 इज एस फेज, नंबर 3 इज G2 फेज। G1 फेज को गैप 1 भी बोलते हैं, एस फेज को सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, और G2 को गैप 2 फेजेस भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये नाम भी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि G1 फेज इज गैप 1 फेज, एस फेज इज सिंथेसिस फेज, और G2 फेज क्या होता है, गैप 2 फेज, ठीक है। अब चलते हैं, G1 फेज करस्पॉन्डिंग टू इंटरवल, रफ करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो G1 की बात कर रहा है, अब हम ना हर एक पॉइंट को इजीली कवर करेंगे। तीनों फेज जो इंटरफेस अगेन जो 3 पार्ट में डिवाइडेड, इसको हम डिटेल में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं G1 फेज, जिसको गैप 1 फेज कहा जाता है। G1 फेज करस्पॉन्ड करता है इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आपको पता है ये लाइन ना मुझे बहुत, मतलब आई गॉट दिस लाइन इन माय 12th स्टैंडर्ड, मुझे 11th में पता ही नहीं था इस लाइन का मतलब क्या है। चलो मैं आपको समझाती हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये M फेज हो गया, यहाँ पे G1 फेज हो गया, यहाँ पे S फेज हो गया, यहाँ पे G2 फेज हो गया। उसने क्या बोला है कि G1 फेज क्या रिप्रेजेंट करता है, वो किस बीच का इंटरवल है, वो इंटरवल है बिटवीन जो एक्चुअल माइटोसिस होता है, और यहाँ पे आपको पता है सिंथेसिस, S को सिंथेसिस फेज क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। क्योंकि देखो ना यहाँ पे G से एक मैचिंग दिख रहा है, लेकिन बीच में एक S फेज नाम आ गया। क्यों उसको इतना यूनिक नाम दिया हुआ है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि G1 फेज किसको करस्पॉन्ड करता है, ये एक ना बोलते मिडल है, एक सेक्शन है किसके बीच का, माइटोसिस और जो इनिशिएशन होता है डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। तो सेल एक साइकिल है, एक साइकिल के फॉर्म में प्रोसेस करता है, इसलिए हम किसी भी एक स्टेज को 2 स्टेजेस के बीच में कंपेयर करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक साइकिल है, ये प्रोसेस नहीं है कि हाँ एक के बाद नंबर 1 प्रोसेस ये होगा, नंबर 2 प्रोसेस होगा ये होगा, नंबर 3 प्रोसेस होगा, ऐसा नहीं है, वो एक साइकिल है। इसलिए हम इसको डोनेट करें कि ओके माइटोसिस और सिंथेसिस फेज जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, उनके बीच का एक स्टेज को रिप्रेजेंट कौन करता है, G1 फेज करता है, ठीक है। आई होप आपको ये लाइन समझ में, क्योंकि ये लाइन मुझे 12th में समझी थी, क्योंकि मैंने यहाँ पढ़ लिया था, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देन समझ में आया कि एक साइकिल है, इसके कंटिन्यूस वे में ये अपने आप को रिपीट करते जाता है, और दैट इज वाई हमने हर एक जो फेजेस है उसको ना 2 डिफरेंट फेजेस से कंपेयर किया ताकि हमें क्लैरिफिकेशन के लिए इजी हो। जस्ट द थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन। ड्यूरिंग द G1 फेज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। अभी आपको इस पैराग्राफ में क्या लर्न करना है कि हर एक फेज की कैरेक्टरिस्टिक फीचर दी हुई है, और आपको वो याद रखना है, क्योंकि इसमें से पूछ लेगा कि G1 फेज में कौन सा नहीं होता है या कौन सा होता है, कुछ भी पूछ लेगा तो पता होना चाहिए। सबसे पहली बात G1 की क्या है कि G1 ना मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज है एंड कंटिन्यूसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। कि G1 फेज में वो मेटाबॉलिक सेल एक्चुअली में ग्रो कर रहा होता है, वहां पे ना डीएनए डिवाइड नहीं होता है। डीएनए एक्चुअली कहां पे डिवाइड होता है, एज अ सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच द डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। जो एस फेज है ना, वहां पे एक्चुअली में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का कंटेंट बढ़ता है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको आपको अंडरलाइन हाईलाइट जो करना कर लो। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, कि ना अमाउंट डीएनए नंबर चेंज नहीं होता, लेकिन कंटेंट वाइज क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ द डीएनए इज डिनोटेड एज 2C देन इट इज इंक्रीज टू 4C। ये अगेन बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसे मैं बता देती हूँ, ये क्रोमोसोम है, ठीक। मैं पूछ रही हूँ कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो आपने क्या बोला, 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर सेम है। इसमें क्या बोल रहा है कि हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, यानी कि है तो भाई ये 2 ही। अगर मैं क्या बोलूँ, इसमें कंटेंट की बात कर रहे थे, फॉर एग्जांपल ये मैं इसको ना वापस ड्रॉ कर रही हूँ, अगर मैंने इसको ना और भी मोटा कर दिया, इसमें ऐसा कर दिया, इसको और भी मोटा कर दिया, तो देखो ये पे क्या हो गया, इसका कंटेंट बढ़ गया, लेकिन ये नंबर वाइज तो सेम ही है ना। इसका कंटेंट, इसका जो अमाउंट जो क्रोमोसोम के अंदर उसने इंटैक्ट रखा है, जितना अपने डीएनए को अपने अंदर समाया हुआ है, लपेटा हुआ है, वो बढ़ गया, लेकिन नंबर सेम है। इसलिए बोल रहा है कि इसको डिनोट किया कि अगर ये 2C है तो इसका कंटेंट डबल हो जाता है, ठीक है, लेकिन नंबर हमेशा सेम रहेगा। If the cell has a diploid or 2n number of chromosome at G1, even after the S phase, the number of the chromosome remains the same, that is 2n. सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी लाइन पे मिलेंगे कि उसकी प्लॉइडी चेंज नहीं होती, कि अगर वो 2n है ना तो वो 2n ही रहेगा, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे कुछ डिफरेंस नहीं है, कंटेंट पे आएगा। आपको ये याद रखना, और इस पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अगर आपको ये लाइन समझ गया तो आप बस कैसे भी घुमा के दे देना, यू विल बी एबल टू टैकल इट। समझ लेना कि कंटेंट में डिफरेंस आता है, नंबर हमेशा सेम रहता है। अगर वो 2n है तो 2n, आपको पता है 2n और n क्या होता है, 2n डिप्लॉइड प्लॉइडी को बताता है, n क्या होता है, हैप्लॉइड प्लॉइडी को बताता है, ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे 46 बताता है, यहाँ पे क्या होता है 23 बताता है। तो इस प्लॉइडी को बताने का रिप्रेजेंटेशन हमने n से दे दी। n क्या होता है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है।
इसकी डिटेल हम 12th में और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तब तक समझ लो कि आपको प्लॉइडी को रिप्रेजेंट करने का एक जस्ट तरीका है कि क्रोमोसोम को एन को क्या मैं बता दे रही हूँ, एन मतलब 23, जहाँ पे 2n है मतलब 23 इंटू 2 यानी कि 46 यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। In animal, during the S phase, DNA replication begins in the nucleus and the centriole duplicates in the cytoplasm. कि एनिमल सेल्स में आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा था कि सेंट्रियोल एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है एनिमल सेल्स के अंदर। तो उसमें बोला कि जब भी एस फेज चालू होता है सेल साइकिल का, तो न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो रही होती है, क्या, सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है। क्योंकि आपको आगे जाके पता चलेगा कि सेंट्रियोल प्लेज अ मेजर रोल इन एक्चुअली द सेल डिवाइडिंग, मतलब सेल डिवीजन में वो मेजर रोल का प्ले करता है। ड्यूरिंग द G2 phase, proteins are synthesized in the preparation for mitosis while the cell growth continues. कि ये जो G1 हो रहा है, S phase हो रहा है, ये G2, इन सब में सेल ग्रोथ तो हो रहा होता है, लेकिन हर फेज की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जैसे कि G1 मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, सेल ग्रो होता है। S फेज क्या करता है, उसमें डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, कंटेंट बढ़ता है बट नंबर सेम होता है। G2 फेज में क्या होता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ऐसी प्रोटीन जो सेल डिवीजन में हेल्पफुल होगी, वैसी प्रोटीन का प्रिपरेशन चल रहा होता है किसमें, G2 फेज में। ये सब होने के साथ साथ सेल जो अपना होता है वो सेल ग्रोथ भी कंटिन्यू होता है। अब चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, ये हम पढ़ते हैं थोड़ा। ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में थोड़े बहुत वो होने चाहिए ताकि आपको चैप्टर पढ़ने में और भी मजा आए। हाउ डू द प्लांट एंड कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइव्स? हाउ डू प्लांट एंड एनिमल कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइफ? डू ऑल द सेल्स इन द प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम? इसका आंसर आपको प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत ही आराम से मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप क्यूरियोसिटी से सर्च करोगे तो यू विल गेन मोर इन्फॉर्मेशन, इसलिए ये क्वेश्चन आपके माइंड में डाल के जा रही हूँ। डू यू थिंक ऑल सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल? क्या आपको लगता है कि सारे सेल्स हमेशा डिवाइड करते हैं? ऐसा होता तो इंजरी नहीं होती ना, मतलब इंजरी कवर अप नहीं होती। क्या लगता है आपको? कैन यू टेल द नेम एंड द लोकेशन ऑफ द टिश्यू हैविंग द सेल्स दैट डिवाइड ऑल देयर लाइफ इन द हायर प्लांट? ऐसे सेल्स आपको पता है, मैं आपको बता देती हूँ, इसको मेरिस्टेमेटिक स्टेम्स बोलते हैं या मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। ऐसे प्लांट्स के अंदर कुछ कुछ पोर्शंस में पाए जाते हैं, वो आपको प्लांट फिजियोलॉजी में डिटेल में पता चल जाएगा। अभी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड भी नहीं है, तो आपको आगे जाके इसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। डू एनिमल हैव द सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? कि एनिमल्स के पास वैसे कुछ प्लांट के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती है उस टाइप की कुछ जो हमेशा डिवाइड करते हैं, ऐसे कुछ होता है क्या? थोड़ा सोचना विचार करने, जब तुम अकेले बैठे हो, डोंट जस्ट स्क्रॉल योर फोन, ये सब क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सर्च करो। ये आगे जाके सारे आंसर आपको मिलने ही वाले, बट द क्यूरियोसिटी दैट यू हैव विद इन यू, और जिस वे से आप सर्च करोगे, इट्स गोइंग टू रियली ब्लो आउट योर माइंड, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पावर है वो भी बढ़ जाएगी। सो डू मेक श्योर कि आप इसके बारे में सोचो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट भी अगेन एक इंपॉर्टेंट सा पार्ट है जो एक्सप्लेनेशन मांगता है कि सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट सेल डिवीजन। कि आपको एक बात बताओ, ऐसा नहीं कि एनिमल सेल के अंदर सारे सेल्स डिवाइड करते हैं, कुछ कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कभी डिवीजन ही नहीं फॉर्म करते हैं, डिवीजन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ही उनके पास नहीं होती हैं। वो जो सेल जैसे जन्म में था वो मरने दम तक वो ऐसा ही होता है। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, क्यूरियोसिटी आपके अंदर होगी, भाई ऐसा कौन सा सेल है जो कभी एक बार मर गया तो मर गया, फिर वापस जिंदा हो ही नहीं सकता है? जैसे कि हार्ट के सेल्स, वो ना जो इन बर्थ जो हार्ट के सेल्स है वो सिर्फ अमाउंट में ग्रो, साइज में ग्रो हो रहा है, वो डिवाइड नहीं हो रहा है, उस वे में इसको बताया गया। And how many other cells divide only occasionally as needed to replace the cell that have been lost during because of the injury or the cell death? और क्या आपको पता है कि कुछ कुछ सेल्स होते हैं जो सिर्फ ओकेशनली डिवाइड करते हैं, कि जब भी इंजरी हो या कुछ सेल्स में प्रॉब्लम है तभी वो डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड नहीं करेंगे। These cells do not further exhibit the G1 cells and enter into an inactive stage called as quiescent stage. सेल के अंदर कौन सा डिफरेंट मैकेनिज्म होता है कि वो एक पर्टिकुलर ओकेशन में डिवाइड करते हैं या कुछ समय बाद डिवाइड करना ही छोड़ देते हैं, तो वो सेल कहाँ जाते हैं? तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे साइंटिस्ट ने एक स्टेज को डिफाइन किया कि ऐसे सेल जो ओकेशनली डिवाइड करते हो या किसी पर्टिकुलर स्टेज में जब किसी पर्टिकुलर अर्जेंसी हो तभी वो डिवाइड करते हो। ऐसे सेल्स क्या करते हैं, ऐसा नहीं होता वो सेल साइकिल में एंटर करते हैं, सेल डिवीजन शो करते रहते हैं, नहीं, वो जीवन को छोड़ देते हैं, जीवन तक तो होते हैं, जीवन को एग्जिट कर देते हैं, एक डिफरेंट स्टेज में एंटर करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्विसेंट स्टेज, जिसको हम अगेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं G0 सेल से या G0 स्टेज से बोलते हैं, ठीक है। Cells in this stage remain metabolically active but no longer proliferate until and unless called to do on to so, depending on the requirement of the organisms.
हमने बोला है कि जी नॉट फेज ऐसा नहीं कि सेल टोटली इनएक्टिव हो जाता है, सारी एक्टिविटी वो सेल के अंदर होती है, बट जो डिवीजन की प्रॉपर्टी वो सिर्फ लूज कर जाता है, और वो डिवीजन की प्रॉपर्टी वापस अगेन जीवन के अंदर एंटर करके कर सकता है, वो जब टाइम आता है तभी करता है। इसलिए उसको बोल सकते हैं कि हमने वो एक पर्टिकुलर इनएक्टिव स्टेज में चला गया, जिसको हम क्वेसेंट स्टेज बोलते हैं। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। आपको पता है व्हाट आर सोमैटिक सेल्स? जर्म सेल्स को छोड़कर जितने भी सेल्स है उसको सोमैटिक बोलते हैं। इसमें बोला है कि एक एग्जांपल दिया है कि माइटोटिक सेल डिवीजन जहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम की रिडक्शन नहीं होती है, कि फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट के पास 2n अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम है तो डॉटर के पास भी 2n अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम होगा। इस डिवीजन को हम माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। और सोमैटिक क्या होती है कि जर्म सेल, जिसमें हम बोलते हैं ना एग एंड स्पर्म्स वाले सेल को छोड़ के जितने भी सेल्स हैं उनको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। डिप्लॉयड जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम हो, मैंने आपको बताया था डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल हनी बी, जिसकी एग्जाम्पल आपको दे दिया मेल हनी बी, जो जिसके अंदर माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। अगेंस्ट दिस द प्लांट सेल्स शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल्स। इसमें बोला है कि नॉट ओनली दैट, ऑफ कोर्स ये नेचर है, नेचर के अंदर एक्सेप्शंस तो ऑलवेज बने हुए हैं कि प्लांट सेल के अंदर माइटोसिस किसके अंदर होता है, बेसिकली माइटोसिस ना हम देखेंगे तो डिप्लॉयड सेल के अंदर ही होता है। लेकिन प्लांट एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हैप्लॉइड के अंदर भी माइटोसिस होगा और डिप्लॉयड सेल्स के अंदर भी माइटोसिस होगा। From your recollection of example of alternation of generation in plants, identify the plant species and stages which mitosis is seen in the haploid cells. ये आपके बॉटनी का पार्ट है। जब भी आप सेल्स के अंदर पढ़ोगे, आप डिफरेंट प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे, उसके अंदर पढ़ोगे कि कैसे हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड वाले सेल्स स्विच ओवर करते हैं, कैसे फॉर्मेशन होता है, वो प्लांट्स फिजियोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, अगेन आपके अंदर क्यूरियोसिटी को पैदा करने के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, you have studied mitosis in an onion root tip cell. It has 16 chromosome in each cell. इसने बहुत आराम से बता दिया है कि आप फॉर एग्जांपल आपने ना माइटोसिस की स्टडी की है, माइटोसिस जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होगा एक अनियन के टिप सेल के अंदर, और अनियन के जो टिप सेल है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 16 क्रोमोसोम। ये भी बता दिया। थैंक यू एनसीईआरटी, आपने ये बता के बहुत अच्छा काम किया है। कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर having at the G1 phase, S phase and M phase? Also, what will be the DNA content of the cell at G1, S and G2 if the content after M phase is 2C? तो क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको ना क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा इसने कि कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर एट G1 फेज, S फेज और M फेज। हमारा आंसर ये होगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे कि माइटोसिस है, अगर 16 क्रोमोसोम है, यहाँ पे बात किसकी की है, नंबर की बात की है। हाउ मेनी मतलब काउंटिंग में बात की है, नहीं नंबर की बात की है। और मैंने आपको प्रीवियस लाइन्स में बता दिया है कि क्रोमोसोम नंबर तो कांस्टेंट होता है, तो या तो वो G1 फेज हो, या तो S फेज हो, या तो M फेज हो, क्रोमोसोम नंबर 16 ही होगा। ये मैं बात कर रही हूँ माइटोसिस के लिए। हम आगे जाके पढ़ेंगे मियोसिस, उसके अंदर ऐसा नहीं होता, वहाँ पे नंबर भी वेरी करता है। बट यहाँ पे माइटोसिस के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है, तो हम बोल सकते हैं G1 हो, S हो या M हो, सभी फेज में क्या होता है 16 क्रोमोसोम ही होंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है डीएनए कंटेंट से रिलेटेड। मैंने आपको बताया था अगर G1 में 2C है तो S फेज में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, 4C हो जाता है, और G2 में भी क्या रहेगा, 4C रहेगा। तो डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ गया किसके रिस्पेक्ट में बात करें, माइटोसिस। या हमेशा ये अज्यूम मत कर लेना कि भाई मियोसिस में भी नंबर सेम होगा, नहीं, हम अभी पढ़ रहे हैं माइटोसिस, तो माइटोसिस में ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा इंटरफेस खत्म हो गया, हमने G1 फेज, S फेज, G2 फेज सभी चीज कंप्लीट कर लिया। अभी हम चलते हैं दूसरे फेज के ऊपर, और ये दूसरा फेज है M फेज। ठीक है, M फेज जहां हमें अपने आंखों से देखने को मिलता है, क्या कैन यू टेल मी क्या देखने को मिलता है, एक्चुअल आपको सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज लाइक एम फेज। एम फेज जहां पे आपको एक्चुअल डिवीजन देखने को मिलेगा, आपकी आंखों के सामने वो सेल डिवाइड हो रहा होगा। उसमें क्या होता है हम उसमें समझते हैं। ठीक है, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। क्यों उसको मोस्ट ड्रामेटिक बोला गया, क्योंकि हमें दिख रहा है भाई कि वो डिवाइड हो रहा है।
इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल्स, कि जितने भी कॉम्पोनेंट है उसका रीअरेंजमेंट होता है, इक्वली पार्ट, जो उनको बोलते हैं ना डिवीजन होता है कि हाँ 2 सेल्स बन रहे बेटा, एक तू ले ले एक तू ले ले, दोनों के बीच में इक्वली डिविजन का काम भी कभी होता है एम फेज के अंदर। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड द प्रोजेनी सेल इज द सेम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अभी पढ़े माइटोसिस, उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है जो पेरेंट में है और जो प्रोजेनी में, दोनों भी सेम है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन यानी कि अगर पेरेंट के अंदर 2n है तो हमारे दोनों डॉटर सेल्स के अंदर भी क्या होंगे, 2n टाइप के होंगे। Though for the convenience mitosis has been divided into 4 stages of nuclear division, लेकिन हमारे कन्वीनियंस के अंदर ये जो माइटोसिस है उसको 4 अलग स्टेजेस में डिवाइड किया गया, यानी कि एम फेज को अगेन 4 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर दिया गया। ओके, जिसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। बार बार एनसीईआरटी आपको ये याद दिला रहा है कि भाई जो एम फेज है, ये जो सेल डिवीजन एक प्रोग्रेसिव फेज है, सब कुछ एकदम बोलते ना एकदम सीरियस वे में हो रहा है, वो क्लियर कट डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे वापस अगेन उसको थोड़ा इलेबोरेट करने के लिए बोला है कि वेरी क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व 4 स्टेजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसको याद करने का, चारों को सीरियल वे में याद करने का तरीका है पीमैट। समझ लेना, पीमैट एक एग्जाम है जिसमें पहला P स्टैंड फॉर प्रोफेज, M स्टैंड्स फॉर मेटाफेज, A स्टैंड्स फॉर एनाफेज एंड T स्टैंड्स फॉर टेलोफेज। तो हमेशा कभी भी घूमते रहना पीमैट 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 पीमैट। पीमैट क्या करता है, एक सीक्वेंस है, करेक्ट सीक्वेंस है जो एम फेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अभी हम हर फेज को एक डिटेल वे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं प्रोफेज के अंदर। जैसे कि फर्स्ट स्टेजेस के अंदर बहुत सारी बोलते हैं उसकी प्रॉपर्टीज है, तो आपको हर स्टेजेस की प्रॉपर्टी को याद रखना पड़ेगा। सो प्रोफेज व्हिच इज द फर्स्ट स्टेज किसके, कैरियोकाइनेसिस के, ऑफ माइटोसिस फॉलो द S and G2 फेज। अगेन ये कंफ्यूजिंग लाइन है, इसने क्या बोला है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, G1, S, G2 और M। यहाँ पे इसका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज ऐसा चलता है, ये एम फेज का है। तो बोल रहा है ये जो प्रोफेज है वो किसके किसके बीच का, किसके बीच में आता है, ये ना कहीं ये किसको फॉलो करता है, यानी कि पहले ये इसके अंदर क्या क्या फॉलो होता है, एस फेज फॉलो होता है, देन G2 फेज फॉलो होता है, देन P फेज, देन प्रोफेज आता है। तो मैंने आपको बताया सेल साइकिल है, किसी भी स्टेज को डिफाइन उसके आजू बाजू क्या हो रहा है उसके बेसिस पे करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो प्रोफेज है वो किसको फॉलो करते हुए आ रहा है, पहले एस फेज होगा, देन G2 फेज होगा, देन प्रोफेज होगा, जिसका जो किसका, इंटरफेज का। इन द S and G2 phase the new DNA molecule formed are not distinct but intertwined, यानी कि उन्होंने बोला कि एस फेज में आपको पता है ना कि वो फॉर्म होता है, यानी कि उसका डीएनए कंटेंट बढ़ता है वो, लेकिन वो ना बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं होते, बहुत ही बिखरे हुए फॉर्म में होता है। तो इसमें बोला कि वो ना बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं होते, ये ऐसा उलझे फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हमें डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे उसके लिए, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। इंपॉर्टेंट बात है, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि भाई प्रोफेज क्या है, किसकी इनिशिएशन है, कंडेंसेशन है क्रोमोसोमल मटेरियल का। ठीक है, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल ऐसा धागा है, ये ऐसा धागा है, इसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, या आपके पास ऐसा एक रॉड है जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, किस सिचुएशन में, दिस इज सिचुएशन नंबर 1, दिस इज सिचुएशन नंबर 2, किस सिचुएशन में अच्छे से इक्वल डिवीजन होगा, और सिचुएशन नंबर 2 में। इसमें तो भाई बहुत ही अब्रप्टली ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए हमें जो क्रोमोसोम है जो बेसिकली कंडेंस फॉर्म में नहीं है उसे कंडेंस करवा के देना है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। इसमें क्या बोला गया, कितना दिमाग खराब करने वाला चीज है ना। देखो फॉर एग्जांपल आपके अंदर धागा है, धागा को आपको ब्रेक करना है, और आपके अंदर बोलते हैं ना धागों को ऐसे कंडेंस किया जाता है, उसको ब्रेक करना है। तो जो धागे को कंडेंस फॉर्म में उसको ब्रेक करना बहुत ईजी है एज कंपेयर टू इसको, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात क्या बोल रहा है कि द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन, यानी कि उसके अंदर नॉट्स प्रेजेंट नहीं होगा, वो इजीली अनटेंगल्ड वे में प्रेजेंट हो जाता है और इजीली अपने आप को क्या कहते हैं, कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। द क्रोमोसोम व्हिच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ इंटरफेज नाउ बिगेन टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स। उन्होंने क्या बोला है कि प्रोफेज के अंदर ये भी होता है कि थोड़ा बहुत कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और ना क्रोमोसोम ना जो डुप्लीकेट क्रोमोसोम है, जो किसी का कंटेंट बढ़ा था, वो ना एक दूसरे से अलग अलग होते जाते हैं। The completion of prophase thus can be marked by the following characteristic event. Important है कि प्रोफेज के अंदर जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, हर स्टेजेस की अपनी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक
फीचर है जो आपको पता वो होना चाहिए। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहली चीज क्या है, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। ये आपको याद होना चाहिए कि भाई प्रोफेज की यही कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो कंडेंस हो जाता है माइटोटिक क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। नॉट ओनली दैट कि जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो ना अपने आप को जोड़ लेती है, किसकी हेल्प से, सेंट्रोमियर की हेल्प से। सेंट्रोमियर क्या होता है, इन दोनों को जोड़ने, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को जोड़ने का जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। नंबर 1। नंबर 2 पे चलते हैं। क्रोमोसोम विच हैज अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेस बिगेन टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। इंपॉर्टेंट कि ये वर्ड आता है ना तो सबको मेटाफेज की याद आ जाती है, बट याद रखना बिगिंस टू मूव वर्ड आया ना, अगर ये वर्ड आपको दिख गया तो आपको प्रोफेस मार्क करना है कि आपको क्वेश्चन हो जाएगा कि किस फेस को ये पर्टिकुलर कैरेक्टर डिफाइन कर रहा है। तो जहां पे भी अगर वर्ड आया कि बिगिन टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल तो आपको याद रखना है प्रोफेस आएगा। कि प्रोफेस में जो जिसका कंटेंट बढ़ गया था, जैसे ये सिस्टर क्रोमैटिड, पहले ये एक था ऐसा, लेकिन वो सिस्टर क्रोमैटिड में कन्वर्ट हो गया, तो ये दोनों ब्रेक होंगे बीच में और ये क्या होंगे, दोनों अपने अपने अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। ये कब स्टार्ट हो जाता है, प्रोफेज के अंदर। ये सेंट्रोमियर रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एज एस्टर्स। जो जो सेंट्रोट्यूब्यूल है ना, इसके अंदर से क्या होगा, एक एस्टर्स का फॉर्मेशन होगा। ये जो एस्टर का फॉर्मेशन होगा, दीज टू एस्टर टुगेदर विद द स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स द माइटोटिक अपैरेटस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से आ सकता है वो ये है, क्या ये है, देखो इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि ये जो सेंट्रोमियर जो अपने आप से एस्टर रेडिएट आउट करता है और जो यहाँ पे जो सेंट्रियोल है वो उसके साथ वो भी कुछ अपने अंदर से रेडिएट आउट करता था कि वो अपने तरफ क्रोमोसोम को पुल कर सके। तो ये जो दो एस्टर हैं, सो दो एस्टर टुगेदर विद द स्पिंडल फाइबर क्या फॉर्म करता है, माइटोटिक अपैरेटस। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि माइटोटिक अपैरेटस किन दो चीजों का मिलन है, तो आपको याद रखना होगा ये किन दो चीजों का मिलन है, दो एस्टर और स्पिंडल फाइबर, इन दोनों के मिलन को कौन डिफाइन करता है, हमारा माइटोटिक अपैरेटस। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज, यानी कि प्रोफेज के एंड में सेल्स क्या करते हैं। So cells at the end of the prophase, when viewed under the microscope, do not show Golgi complexes, endoplasmic reticulum, nucleolus, and the nuclear envelope. यानी कि जब हमने endoplasmic reticulum, Golgi bodies और बहुत जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, उसको व्यू किया अंडर द पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप प्रोफेज के अंदर, तो देखा कि ये सब है ही नहीं। ये सब क्यों अपने आप को डिसॉल्व करवा लेते, ये सब गायब क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें डिवाइड करना होता है। हमें सबसे पहले जो हमारा मेन चीज है, जो हमारा मेन कंटेंट है, अपने दिमाग को, जो सेल का जो दिमाग है, जो कंटेंट है डीएनए, उसको इजीली और अच्छे तरीके से डिवाइड करना है। तो बाकी जो भी हर्डल्स है उसको पहले गायब कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि वो तो हमें देखने को नहीं मिलते, अपने साइज में बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट फेज पे चलते हैं, मेटाफेज। मेटाफेज यानी कुछ मिडल वाली फेज, आपको उसका नाम कुछ डिफाइन करें ना कि समथिंग मिडल वाला फेज। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। सबसे पहले जो न्यूक्लियर, इसके अंदर जो क्रोमोसोम कंडेंस तो हो गया, ये जो न्यूक्लियर है ना, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये ना पूरी तरीके से टूट जाता है। क्यों टूटता है, ताकि इसका डिवीजन अच्छी तरीके से हो पाए। मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकंड फेज ऑफ द माइटोसिस। इंपॉर्टेंट, उसका क्या था, कंडेंसेशन, इनिशिएशन क्या था, किसका इनिशिएशन होना, कंडेंसेशन होना किसका, डीएनए का। मेटाफेज का क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि इसकी क्या मार्क करता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। Hence, the chromosome are spread through the cytoplasm of the cells. इसीलिए क्रोमोसोम ना साइटोप्लाज्म में ऐसा बिखरा हुआ होता है। By this stage, condensation of chromosome is completed. हर एक वर्ड की एनसीईआरटी पे ध्यान रखना, क्योंकि मैंने बताया था कि सेल डिवीजन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है। तो हर एक वर्ड पे ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे आते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंडेंसेशन स्टार्ट तो प्रोफेज में होता है, लेकिन कंप्लीटेड वर्ड आ गया तो कहाँ पे आएगा, मेटाफेज के अंदर आएगा। एंड देन दे आर ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। और इसी की वजह से जैसे तो कोई चीज बिखरा हुआ तो अच्छी तरीके से नहीं दिखता है, लेकिन कोई चीज अगर बहुत ही अच्छे से कंडेंस फॉर्म में तो उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखता है। This is then is the stage at which the morphology of the chromosome is most easily studied. ऐसा क्वेश्चन पक्का ही पक्का आएगा ही आएगा, कोई भी टेस्ट सीरीज में उठा लो कि मॉर्फोलॉजी स्टडी करना है अगर सेल के अंदर क्रोमोसोम का, तो कौन सा फेज बेस्ट सुटेबल है। तो उसका आंसर क्या होगा आपके पास, मेटाफेज बेस्ट सुटेबल फेज है, जहां पे हम मॉर्फोलॉजी किसकी स्टडी कर सकते हैं, क्रोमोसोम की। आई होप ये क्लियर है। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ द टू सिस्टर क्रोमैटिड। यानी कि फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम के अंदर ये पहले क्रोमोसोम था, लेकिन इस फेज में क्या हो जाता है, वो आपको दिखेगा, आपको दो सिस्टर क्रोमैटिड्स मिलेंगे। यानी कि ऐसा सेल्स है, ये नंबर 1 सिस्टर क्रोमैटिड, ये दिस इज नंबर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। मैंने आपको बताया था कि दो सिस्टर क्रोमैटिड को जो होल्ड करने वाला है उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाता है, सेंट्रोमियर।
स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर कॉल्ड द काइनेटोकोर। यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आपको बताती हूँ कि ये जो सेंट्रोमियर है उसके इर्द गिर्द ना एक प्लेट आपको फॉर्मेशन, प्लेट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ये प्लेट का फॉर्मेशन का नाम क्या है? ये प्लेट के फॉर्मेशन का नाम है काइनेटोकोर। ठीक है, इसका काम क्या है? These structures serve as a site of attachment of the spindle fiber। जो सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर जो धागा फेंकता है और ये सिस्टर क्रोमैटिड को सेपरेट करने के लिए और इक्वल डिवीजन को अंजाम देने के लिए वो कहाँ पे अटैच होता है? अटैच वो यहाँ पे पर्टिकुलर ये काइनेटोकोर के डिस्क पे अटैच होता है स्पिंडल फाइबर, जो फॉर्म होता है बाय द स्पिंडल फाइबर्स टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड इन द ऑपोजिशन एट द सेंटर ऑफ द सेल्स। Hence, metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator of one chromatid of each chromosome attached to the kinetochore of the spindle fiber from one pole and sister chromatid connected by the kinetochore of the spindle fiber from the opposite pole। इतने बड़े सेंटेंस का मतलब यही है कि जो मेटाफेज है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि जितने भी क्रोमोसोम्स है वो सेंटर पे क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, सेंटर पे डिवाइड हो जाते हैं और क्या होता है उसके सेंटर पे डिवाइड होने के बाद और जिस प्लेन में अलाइनमेंट होता है उन क्रोमोसोम का, उस अलाइनमेंट को हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर सेल है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है उन्होंने अपने आप को सेंटर पे सारे क्रोमोसोम ने अलाइन कर लिया है, तो इस पर्टिकुलर लाइन को हम क्या बोलेंगे? मेटाफेज प्लेट। द की फीचर ऑफ मेटाफेज आर, अगेन सारी चीजों को समराइज किया हुआ है यहाँ पे और वो हम समझते हैं कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, सारे जो वर्ड्स आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। सबसे पहला चीज है कि जो स्पिंडल फाइबर है वो काइनेटोकोर से अटैच होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल फाइबर इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग द मेटाफेजिक प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर ऑफ बोथ द पोल्स। इंपॉर्टेंट बातें ये दो इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए कि सेकंड बात क्या बोल रहा है कि जो क्रोमोसोम है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाता है और मेटाफेजिक प्लेट की तरफ अलाइन हो जाता है। उनके अलाइनमेंट को क्या बोला जाता है? हम मेटाफेज बोलते हैं। देखो आपको दिख रहा है कि देखो सेंट्रियोल है, ये स्पिंडल फाइबर है, ये जो जितने भी क्रोमोसोम्स है वो अपने आप को किसमें? मेटाफेजिक प्लेट में क्या किया उन्होंने? अलाइनमेंट शो किया। अब चलते हैं नेक्स्ट फेज के अंदर। नेक्स्ट फेज आता है हमारे पास पीमेट के अंदर। नेक्स्ट फेज है हमारा एनाफेज एंड देन टेलोफेज। एनाफेज क्या बोलता है कि एट द वनसेट ऑफ एनाफेज, एनाफेज का स्टार्टिंग किससे होती है? Each chromosome arranged on the metaphasic plate is split simultaneously, and the two daughter cells, the two daughter chromatids, now referred to as daughter chromosomes of the future daughter nuclei, began their migration toward the opposite pole। यानी कि in short कि एनाफेज में क्या होता है? जो जितने भी क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज थे उनका स्प्लिटिंग हो जाता है, उनकी विदाई हो जाती है। और जो फॉर एग्जांपल ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड जो पहले चिपके हुए थे वो जब स्प्लिट हो गए तो उसको इंडिविजुअल क्रोमोसोम का नाम दिया जाएगा जिसको हम बोलेंगे डॉटर क्रोमोसोम। एज द क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड द पोल एंड हेंस एट द लीडिंग एजेस विद द आर्म ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। इतने बड़े सेंटेंस, इतने अच्छे इंग्लिश सेंटेंस का मतलब यही है कि फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रोमियर है, तो ऐसे वे में अटैच होता है। जिसका सेंट्रोमियर है, ये जो सेंट्रियोल है, इसके तरफ डायरेक्टेड होता है और इनका जो दो आर्म है कुछ ऐसा हो जाता है कि सेंट्रोमियर ने स्प्लिट किया यहाँ से, इसने जब जैसे इसने यहाँ से इसको पुल आउट किया तो इसको जो सेंट्रोमियर है ये इसकी तरफ डायरेक्टेड था, इसलिए बोल सकते जो क्रोमोसोम है ट्रेलिंग बिहाइंड है, इसके बिहाइंड ये जो पर्टिकुलर सेंट्रोमियर है इसके बिहाइंड इस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए वो अपोजिट सेंटर की तरफ मूव आउट कर रहा है। Thus, the anaphase is characterized by, इसीलिए हम बोल सकते हैं जो एनाफेज है उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या है। इंपॉर्टेंट है, अगेन हर एक की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती है, तो सिमिलरली एनाफेज की भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इवेंट्स क्या क्या। सबसे पहला सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। ये जो क्रोमोसोम, जो सिस्टर क्रोमोसोम जो साथ में थे, जैसे दो अलग अलग होंगे उनको इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम का नाम दे दिया जाएगा। जो क्रोमैटिड्स है मूव करेंगे अपोजिट पोल में, ये पर्टिकुलर सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे। ये एक पर्टिकुलर आर्म ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमैटिड, तो इस पर्टिकुलर क्रोमैटिड क्या करेंगे? अपने अपने अपोजिट पोल की तरफ मूव आउट करेंगे। ओके, समझ में आ गया। देखो जैसे कि एनाफेज को दिखा रहा है कि ये देखो सेंट्रियोल है, इसका ट्रेलिंग बिहाइंड इस आर्म्स है, ये पर्टिकुलर ये मेटाफेजिक प्लेट की तरफ से स्प्लिट आउट हो गए और इनको क्या बोला जाएगा? एक इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम का नाम दे दिया जाएगा। लास्ट हम चलते हैं हमारे लास्ट फेज के ऊपर, टेलोफेज के अंदर। एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, कि दिस इज द फाइनल स्टेज है किसका? हमारे जो न्यूक्लियर डिवीजन का जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, उसका ये लास्ट स्टेज है। जैसे कि हमने बताया था कि पीमेट खत्म होता है टेलोफेज के अंदर, दैट इज टेलोफेज।
द क्रोमोसोम हैव रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल डिकोडिंग एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। जो अपने आप को एकदम इजीली एकदम सिल्की वे में रैप किया था ताकि इजीली इक्वली डिवाइड हो पाए, अनबायस्ड डिवाइड हो पाए, अब वो जैसे अपोजिट पोल के अंदर जाते हैं अपने आप को जो अपनी आइडेंटिटी है लूज कर देते हैं, वो अपने आप को पूरी तरीके से लूज आउट कर देते हैं। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल टेंड टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द पोल्स। दिस इज द स्टेज विच इट शोज द फॉलोइंग की इवेंट। वो क्या करते हैं अपने आप के अगेन वो क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रोमोसोम जो उनका कंडेंस्ड फॉर्म होता है उसको छोड़ देते हैं और क्रोमैटिन जो बहुत ही लूज वे में टेंगल्ड वे में होता है उसको उसके अंदर अगेन कन्वर्ट हो जाते हैं। अगेन उसके की फीचर्स आपको याद रखने, क्या क्या की फीचर्स है। Chromosome cluster at opposite spindle poles, and their identity is lost as discrete element। वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, वो क्रोमोसोम नहीं रहते, वो इजीली एक सिंपल क्रोमैटिन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्ड अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग द टू डॉटर न्यूक्लियर। जैसे कि क्रोमोसोम अपने डिफरेंट अपोजिट पोल के अंदर जाते हैं, क्रोमोसोम अपनी क्रोमैटिन आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, सिमिलरली उसके साथ ही क्या हो जाता है, उनके आजू बाजू न्यूक्लियर एनवेलप की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी डिसअपियर हुआ था वो रिफॉर्म हो जाता है। तो हम अब नेक्स्ट चीजें नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। ठीक है, आई होप ये इतना क्लियर हो गया होगा आपको।